का एक लड़का जो मंच पर चढ़ा और उसने इंस्पेक्टर को उठा के पटक दिया क्योंकि पुलिस का वो इंस्पेक्टर कवि को उसकी कविता नहीं पढ़ने दे रहा था। यूपी का एक नौजवान किसान नेता जो जिंदगी में पहली बार चुनाव जीता और जिस रात उसके घर में जीत का जश्न मनाया जा रहा था उस पर गोली चल गई। यूपी का एक नौजवान जो पहली बार विधायक बना और फिर उसने पलटकर पीछे नहीं देखा और पहली बार मुख्यमंत्री बनने के लिए उसने अपने ही राजनीतिक गुरु के साहबजादे को पटकनी दी। यूपी का एक मुख्यमंत्री जो सत्ता में दोबारा लौटने के लिए अपने दूसरे राजनीतिक गुरु को दांव लगाने से नहीं झिझका और वजह बना उसका भाई प्रेम, वही भाई जो अब उसके खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर रहा है और वही भाई जो इन तमाम बगावतों के बावजूद ये कह रहा है कि परिवार में सब ठीक है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और thelallanTop.com पर आज किस्से मुलायम सिंह यादव के, यूपी के धरती पुत्र, हर जिले में जिनसे जुड़ी हजार किंवदंतियां आपको सुनाई देंगी। दिल्ली से जब कभी आप कलकत्ता की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एक शहर पड़ता है, एक कस्बा, जिसकी सड़कों पर हमेशा चहल पहल रहती है और इसी वजह से आपको एक्सीलरेटर पर कम और ब्रेक पर ज़्यादा पैर रखना होता है। शहर का नाम है जसवंत नगर, इटावा के करीब का शहर। ये शहर आजकल चर्चा में है क्योंकि यहीं से मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव विधायक बनकर लखनऊ पहुंचते हैं और जब साइकिल की सरकार बनती है तो मंत्री भी बनते हैं। ये बात और है कि एक बार फिर भतीजे अखिलेश ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी जसवंत नगर से 1967 में पहली बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर मुलायम सिंह यादव माननीय विधायक बने थे। मुलायम सिंह यादव का जिक्र आता है तो मुझे उनके राजनीतिक गुरु डॉक्टर लोहिया का एक किस्सा जो किताबों में पढ़ा था बार बार बेतरह याद आता है। 1950 का दशक था। लोहिया अपने बगावती तेवरों के लिए, अपने तीखे आंदोलनों के लिए जाने जाते थे और तब उन्होंने फर्रुखाबाद में नहर के पानी के रेट को लेकर एक आंदोलन छेड़ा था जिसको नहर रेट आंदोलन कहते थे। हजारों लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। खुद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लंबे अरसे तक जेल में रहे थे। डॉक्टर लोहिया जेल से बाहर आए। पत्रकारों ने चुहल में पूछा, आप चुनी हुई सरकार के खिलाफ बार बार ये आंदोलन क्यों करते हैं, चुनावों का इंतजार क्यों करते हैं? और तब डॉक्टर लोहिया ने जो जवाब दिया था वो आज भी भारतीय लोकतंत्र के हर सजग प्रहरी को जानना, सुनना और समझना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर लोहिया बोले थे, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतज़ार नहीं करती हैं। जिंदा कौमों की बात, जिंदा कौमों के एक नेता, एक नुमाइंदगी मुलायम सिंह यादव की बात, जिनके अपने बेटे अखिलेश यादव ने 4.5 साल इंतजार किया। उनकी सरकार को लेकर चुटकुले बने। किसी ने 5.5 मुख्यमंत्रियों वाली सरकार कहा तो किसी ने कहा कि चाचाओं की सरकार जिसके मुंह पर भतीजा चिपका हुआ है। अखिलेश सुनते रहे और अब बगावती तेवर दिखा रहे हैं। जब अखिलेश तेवर दिखा रहे हैं तो बार बार मुलायम सिंह का जिक्र आ रहा है जो सपा के पितामह हैं। कोई उनको भीष्म कह रहा है और कोई उनको औरंगजेब का बाप कह रहा है। क्या थी मुलायम सिंह यादव की सियासत, कैसी थी उसकी शुरुआत? 1967 में पहली बार विधायक बने। 68 में लोहिया जी का देहांत हो गया। लोहिया का देहांत जिस अस्पताल में हुआ, बाद में उस अस्पताल का नाम उनके नाम पर लोहिया अस्पताल रख दिया गया दिल्ली में। 68 में जब लोहिया का देहांत हुआ तो मुलायम सिंह यादव यूपी के, वेस्टर्न यूपी के एक बड़े उभरते किसान नेता चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रांति दल यानी कि बीकेडी में चले गए। 1974 में मुलायम सिंह यादव बीकेडी के टिकट पर दोबारा विधायक बने। इसी साल बीकेडी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का विलय हो गया और नई पार्टी बनी जिसका नाम भारतीय लोकदल रखा गया। इमरजेंसी का दौर आया, तमाम गैर कांग्रेसी नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। मुलायम भी जेल गए। इस दौरान तमाम पार्टी, तमाम धाराओं के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। इमरजेंसी हटी, विपक्ष के तमाम नेताओं ने एकजुट होकर जनता पार्टी बनाई, चुनाव लड़े। कांग्रेस केंद्र में और तमाम उत्तर भारतीय राज्यों में बुरी तरह खेत रही। उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, जनता पार्टी की मुख्यमंत्री बने राम नरेश यादव और मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर से तीसरी बार विधायक का चुनाव जीत कर आया वो नौजवान राम नरेश यादव की सरकार में
सहकारिता और पशुपालन मंत्री बना। पुराने दौर के पत्रकार बताते हैं कि उस वक्त मुलायम सिंह को कोई गंभीरता से नहीं लेता था। सब लोग उनकी जाति की तरफ इशारा करके ये कहते थे कि बचपन से जो काम करते आए हैं, मंत्रालय भी वैसा ही थमा दिया गया है। लेकिन मुलायम सिंह उस फौज के, उस कौम के नेता थे जिसने इन फिक्रों को अपनी ताकत बनाने का हुनर हासिल कर लिया था। सहकारिता मंत्रालय में उन्होंने तमाम बदलाव किए, कोऑपरेटिव कमेटीज़ के लिए रास्ता साफ किया और इसी से वंशवाद का रास्ता भी निकला, क्योंकि इसी सहकारिता के नए कानूनों के तहत 1988 में उनके छोटे भाई शिवपाल यादव ने पहले तो इटावा की जिला सहकारी बैंक पर कब्जा किया और फिर उसके सहारे धीमे धीमे पूरे प्रदेश की कोऑपरेटिव में अपने लोग बिठा दिए। आज की तारीख में भी शिवपाल की पत्नी सरला देवी कोऑपरेटिव से जुड़ी हैं और उनके बेटे आदित्य भी एक पद पर काबिज हैं। हमने क्रिकेट में और सिनेमा में कई बार देखा है, जब एक बड़े नाम, बड़ी ख्याति वाला प्लेयर जाता है तब जगह खाली होती है, लोग छाती पीटते हैं कि अब इस जगह को कौन भरेगा, और तब उस नई जमीन पर कुछ अंकुर खिलते नजर आते हैं। मुलायम सिंह यादव का भी राजनीतिक कद तब ठीक से बढ़ना शुरू हुआ जब उनके राजनीतिक गुरु चौधरी चरण सिंह का देहांत हो गया। साल था 1987। हालांकि इसके फौरन बाद उनकी बनाई पार्टी लोकदल के संगठन पर कब्जे को लेकर चौधरी साहब के बेटे अजीत सिंह और उनके शिष्य मुलायम सिंह के बीच संघर्ष छिड़ गया। उस दौरान का एक वाकया है, वीर बहादुर सिंह की कांग्रेस सरकार थी। वीर बहादुर सिंह हमेशा उड़न खटोले पर सवार रहते थे। कभी इलाहाबाद के माननीय सांसद अमिताभ बच्चन के साथ हैदरगढ़ का दौरा, कभी अपनी पत्नी के इलाज के लिए मुंबई जाना और फिर अक्सर दिल्ली। उनके लिए उस समय के अखबारों में हेडिंग लगा करती थी, मुख्यमंत्री लखनऊ के दौरे पर। कितना गहरा तंज होगा कि सूबे का मुख्यमंत्री अपनी राजधानी के दौरे पर आता है महीने में 2 दिन के लिए। और तब यही मुलायम सिंह यादव, जिनके परिवार की बगावत के चलते यूपी में सरकार जैसी कोई चीज नहीं बची है, सचिवालय में पत्रकारों से शिकायत किया करते थे, बताइए ये कोई सरकार है जहां पर सिर्फ एक काबीना मंत्री लखनऊ में मिलता हो। 87 का दौर कुछ आगे बढ़ा। अजीत सिंह जो उस वक्त राज्यसभा के सांसद थे, उन्होंने लोकदल के बहुमत में विधायकों को इकट्ठा किया और उन्हें इस बात के लिए राजी किया कि वो नेता प्रतिपक्ष के सीट से मुलायम सिंह यादव को बेदखल करें। मुलायम सिंह यादव को अजीत सिंह के इरादों की भनक लग गई। उन्होंने पार्टी के कार्यालय में और तमाम मीटिंग की जगहों पर ताले डलवा दिए और अपने लठैत तैनात कर दिए। इसके बावजूद किसी तरह से अजीत सिंह अपने मंसूबे पूरे करने में कामयाब रहे। कुछ विधायकों को प्रलोभन देकर और कुछ को पिता के प्रति पुरानी वफादारी का हवाला देकर एक कागज पर दस्तखत करने के लिए कहा गया। कागज गवर्नर को सौंपा गया, विधानसभा के अध्यक्ष को सौंपा गया और इसके बाद लोकदल के नए बने दल ने, जिसको लोकदल आ या लोकदल अजीत कहा गया, एक नया नेता चुन लिया। दूसरे धड़े को लोकदल बा कहा गया क्योंकि उसके अध्यक्ष हेमवती नंदन बहुगुणा थे, मगर बहुगुणा नाम भर के अध्यक्ष थे। असल में सारी सियासी चालें मुलायम सिंह यादव चल रहे थे। मुलायम सिंह जो 2-3 बरस से नेता प्रतिपक्ष थे, अचानक बेहद कमजोर पड़ गए थे, लेकिन ये कमजोरी सिर्फ संख्या के बल पर थी। विधानसभा के सत्र में अभी भी मुलायम सिंह यादव सबसे ज्यादा गरजते थे और हर तरह से पहले वीर बहादुर सिंह और फिर एनडी तिवारी की सरकार को घेरने की कोशिश किया करते थे। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी, जन मोर्चा बनाया और पूरे देश में बोफोर्स घोटाले और तमाम घोटालों की बात होने लगी। कांग्रेस विरोधी माहौल तैयार होने लगा। इसी दौर में एक मेटाडोर पर सवार होकर मुलायम सिंह यादव यूपी के गांव देहातों की धूल फांकने निकले, या कि अपने चुनावी किले की बंदोबस्ती का जायजा लेने के लिए निकले। वक्त आया 1989 का, दिसंबर का महीना। देश में लोकसभा के चुनाव हुए, साथ में विधानसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में जनता दल राष्ट्रीय मोर्चा बनाकर उभरा, उसको वाम मोर्चे ने सपोर्ट दिया, बीजेपी ने सपोर्ट दिया। कांग्रेस अभी भी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन सरकार बनाने की उसकी हैसियत नहीं थी, तो राजीव गांधी ने राष्ट्रपति को सूचित किया कि हम विपक्ष में रहेंगे। उधर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था, 421 सीटों पर चुनाव हुए और जनता दल 208 सीटों पर चुनाव जीता। अब बारी आई मुख्यमंत्री के पद पर दावेदारी की। 3 दावेदार थे, मुलायम सिंह यादव, चौधरी अजीत सिंह और एक तीसरा नाम था अमेठी रियासत के राजकुमार संजय सिंह का। मुलायम सिंह यादव के साथ ज्यादातर विधायक थे। लोक दल के समय से वो अपनी फील्डिंग सेट करने में लगे हुए थे। अजीत सिंह को विश्वनाथ प्रताप सिंह का भरोसा था। राजा मांडा को अजीत सिंह ने
सपोर्ट किया था जन मोर्चा के दिनों से। और जब जनता दल में विश्वनाथ प्रताप सिंह, देवीलाल और बलिया के चंद्रशेखर के बीच प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर रस्साकशी चल रही थी, तब भी अजीत सिंह पूरी मुस्तैदी और मजबूती से वेस्टर्न यूपी के अपने आधार के साथ वीपी सिंह के पीछे खड़े रहे। 2 दिसंबर 1989 को जब जनता दल की संसदीय पार्टी की मीटिंग हुई, तब वीपी सिंह के नाम का प्रस्ताव भी अजीत सिंह ने रखा था। उसी दिन शाम को लखनऊ में भी एक मीटिंग होनी थी, जनता दल के विधायक दल की मीटिंग। दिल्ली से 3 नेताओं को भेजा गया था पर्यवेक्षक बनाकर। मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो 3 दिन के बाद वीपी सिंह की सरकार के गृह मंत्री बनने वाले थे, और उसके 3-4 महीने के बाद उनकी बेटी डॉक्टर रूबिया सईद का अपहरण होने वाला था, और उस बेटी को छोड़ने के एवज में सरकार को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कई आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था। आज भी कभी जब आप कश्मीर के आंदोलन के दौरान दाढ़ी वाले लेकिन मुचके से मुंह वाले एक नेता को, जो कि पूर्व आतंकवादी था, यासीन मलिक को देखते हैं, तो मुझे रूबिया सईद के अपहरण का किस्सा नजर आता है, जो कि कई बार फिल्मों में भी दिखाया गया। बहरहाल दूसरे नेता थे खाटी समाजवादी, शब्द के सही अर्थों में समाजवादी, मधु दंडवते। ये मधु दंडवते ही थे जिन्होंने 1977 और 78 के दौर में भारतीय जनसंघ से जनता पार्टी में आए नेताओं की दोहरी सदस्यता पर सवाल उठाए थे। ये नेता एक तरफ तो जनता पार्टी के साथ थे, दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी अपना नाता नहीं तोड़ रहे थे। मैं अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की बात कर रहा हूँ। मधु दंडवते के विरोध के बाद जनता पार्टी में नए सिरे से अलगाव शुरू हुआ था। तीसरे नेता थे गुजरात के चिमन भाई पटेल। इनको गुजरात में जब छात्र आंदोलन शुरू हुआ तो चिमन चोर भी कहा जाता था, भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे। चिमन भाई पटेल इस देश के उन चुनिंदा नेताओं में भी थे जो रातों रात पूरी कैबिनेट, पूरे विधायक दल के समेत पार्टी बदल लिया करते थे। ये हुनर हरियाणा के भजन लाल को भी था। खैर, तीनों नेता लखनऊ पहुंचे, विधायक दल की मीटिंग हुई। अजीत सिंह भरोसे में थे, उनके सपोर्टर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और जब चुनाव के नतीजों का ऐलान हुआ तो मुलायम सिंह मुस्कुराते हुए बाहर निकले। अजीत सिंह के समर्थक नाराज हो गए। उन्होंने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और अपने नेता पे ये दबाव डालने लगे कि उन्हें किसी भी कीमत पर वीपी सिंह की कैबिनेट में शामिल नहीं होना चाहिए। मगर अजीत सिंह को मालूम था कि इस वक्त सत्ता का मलाई से भरा हुआ घड़ा फूटा है। छीके से हिस्से में जितनी भी मलाई आए चाट लेनी चाहिए, आगे के वक्त काम आएगी। वो दिल्ली वापस लौटे और वीपी सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। हालांकि दिल्ली में रहकर भी उन्होंने मुलायम सिंह की सियासत के खिलाफ चरस बोना बंद नहीं किया। मुलायम सिंह के दौर का अगला किस्सा, जब उन्होंने अपने भाई के लिए, अपने दूसरे भाई के लिए, अपने चचेरे भाई के लिए अपने दूसरे राजनीतिक गुरु को दांव दे दिया। साल था 1992 का। उससे पहले 1990 के दौर में जनता दल में टूट हो चुकी थी। चंद्रशेखर के नेतृत्व में एक धड़ा अलग हो चुका था। एक नई पार्टी बनी थी जिसका नाम सजपा यानी कि समाजवादी जनता पार्टी रखा गया था। जनता पार्टी इसलिए भी रखा गया था क्योंकि चंद्रशेखर लंबे वक्त तक, जब जनता पार्टी आकार में बहुत छोटी रह गई थी, तब भी इसके अध्यक्ष बने रहे थे और इसीलिए उनका तखल्लुस हमेशा अध्यक्ष जी रहा। तो समाजवादी जनता पार्टी बनी, मुलायम सिंह उनके साथ रहे। केंद्र में कांग्रेस के सपोर्ट से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने और यूपी में कांग्रेस के सपोर्ट से मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन 1991 में फिर चुनाव हुए। चुनाव में राम लहर पर सवार होकर बीजेपी यूपी की सत्ता में आई, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। इसके बाद चंद्रशेखर और मुलायम सिंह यादव के बीच टकराव बढ़ने लगा। 24 विधायक थे यूपी की विधानसभा में सजपा के परचम तले, और इस संख्या के आधार पर वो राज्यसभा के चुनाव में एक कैंडिडेट को चुनकर भेज सकते थे। चंद्रशेखर चाहते थे कि मोहन सिंह का नाम प्रस्तावित किया जाए, मगर मुलायम सिंह यादव ने ऐन वक्त पर अपने भाई, कॉलेज में मास्टर राम गोपाल यादव का पर्चा भरवा दिया। मुलायम सिंह की राजनीतिक मैनेजमेंट की आप दाद दे सकते हैं कि अपने गुरु चंद्रशेखर के विरोध के बावजूद वो अपने भाई को जिताने में कामयाब हो गए। और इसके बाद ये तय हो गया कि अब चंद्रशेखर और मुलायम सिंह के रास्ते एक नहीं हो सकते। अक्टूबर-नवंबर 1992 का वक्त, जब मुलायम सिंह यादव ने एक नई पार्टी का लखनऊ में ऐलान किया। पार्टी का नाम रखा समाजवादी पार्टी। उस वक्त समाजवादियों के कई धड़े थे। जनता दल अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा था,
सजपा के साथ कई नेता थे और अब एक नई पार्टी आ गई थी। किसी ने भी मुलायम सिंह यादव को गंभीरता से नहीं लिया था। बाद में वो तमाम नेता जो मुलायम के आला सिपहसालार बने, उस वक्त उनके खिलाफ बयान दिया करते थे। फिर वो चाहे इलाहाबाद के रेवती रमन सिंह हो या बहराइच और बाराबंकी के इलाके से आने वाले बेनी प्रसाद वर्मा या फिर दूसरे नेता। लेकिन इतिहास जानता है कि 1993 में कांशीराम के साथ गठजोड़ करके मुलायम सिंह ने असंभव से दिखते लक्ष्य को हासिल किया और तमाम जोड़ तोड़ के साथ वो एक बार फिर यूपी के मुख्यमंत्री बने। मगर जिस तरह के धोखे मुलायम सिंह ने अपने गुरुओं को दिए थे, जिस तरीके दांव पेच के जरिए वो लखनऊ पर काबिज हुए थे, एक वैसा ही धोखा उनके साथ भी हुआ और इस बार उन्हें चित्त करने वाला कोई नेता नहीं, एक आईएएस अफसर था। मैं बात कर रहा हूं हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले लेकिन यूपी काडर के आईएएस अधिकारी पीएल पुनिया की, जो बाद में ब्यूरोक्रेसी छोड़कर कांग्रेसी हो गए, सांसद रहे और लंबे वक्त तक एससी कमीशन के अध्यक्ष भी रहे। पीएल पुनिया को मुलायम सिंह यादव इस रणनीति के तहत मुख्यमंत्री सचिवालय में लेकर आए थे कि वो जाति से दलित हैं, उनकी पार्टी को सबसे बड़ा सपोर्ट बहुजन समाज पार्टी का है जो दलितों की पार्टी है मुख्यतः, और पीएल पुनिया मुलायम सिंह यादव और कांशीराम के बीच पुल का काम करेंगे। मुलायम सिंह बहुत भरोसा करते थे पीएल पुनिया पर, और बसपा की भी जो नंबर 2 थी मायावती, जो उस समय बसपा की राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा की सांसद थी, वो अपनी मांगों की फेहरिस्त पीएल पुनिया को ही सौंपा करती थी। मगर मुलायम सिंह को ये पता था कि ये राजनीतिक गठजोड़ लंबे वक्त तक नहीं चलेगा और इसलिए उन्होंने अपने दम सरकार बनाने की तैयारियां शुरू कर दी और इसके लिए ज़रूरी था कि 67 सदस्यों वाली बसपा में तोड़फोड़ हो और इसके लिए उन्होंने बसपा के प्रदेश अध्यक्ष राज बहादुर को तैयार भी कर लिया था। उधर पीएल पुनिया से उन्हें लगातार ये खबरें मिल रही थी कि फिलहाल बसपा रेस्ट के मोड में है क्योंकि उसके आला कमान यानी कांशीराम बीमार हैं और गुड़गांव के अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन ऐन मौके पर तख्ता पलट हो गया। बीजेपी ने कांशीराम को सपोर्ट का लेटर सौंप दिया और मुलायम सिंह खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की कहावत को अमली जामा पहनाते नजर आए। 2 जून 1995 को यूपी में कुख्यात गेस्ट हाउस कांड हुआ। सपा से जुड़े गुंडों ने बसपा के विधायकों का अपहरण करने की कोशिश की, नाकाम रहे। बीजेपी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी सरीखे नेताओं ने दखल दिया और फिर बाद में गवर्नर मोतीलाल वोरा ने पुलिस के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और उसके बाद मायावती सत्ता में आई। मुलायम सिंह के इधर के ज़्यादातर किस्से आपको पता हैं। अब मैं आपको मुलायम सिंह के आखिरी 2 किस्से रिवाइज करवाना चाहूँगा या जो कि सियासत के लिहाज से नए हैं उन्हें बताना चाहूँगा। पहला किस्सा 1996 के दौर का है, जब लोकसभा के चुनाव हुए, सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी और अटल बिहारी वाजपेयी ने शपथ ली। 13 दिन सरकार चली, समर्थन के लिए ज़्यादा दल आगे नहीं आए और सरकार गिर गई। इसके बाद संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर था जनता दल के सांसदों का। सबसे पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह से कहा गया कि आप प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन मंडल की राजनीति के मसीहा ने अपने खराब सेहत का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। जनता दल के लिए नए नेता की खोज शुरू हुई। लालू यादव सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन लालू यादव के नाम पर दूसरे दलों के नेता तैयार नहीं हो रहे थे और तब कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाकर दिल्ली लाया गया। मगर 1-1.5 बरस में ही ये सरकार गिर गई। कांग्रेस की कमान अब पीवी नरसिम्हा राव के हाथ से निकलकर बिहार के चचा सीताराम केसरी के हाथों में आ चुकी थी। केसरी ने खुद प्रधानमंत्री बनने के मंसूबे पाल लिए थे और इन्होंने एड़ी लगाकर देवेगौड़ा की सरकार गिरा दी। मगर संयुक्त मोर्चा ने, लेफ्ट के दलों ने यह साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस की सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे। तब केसरी को मजबूरी में संयुक्त मोर्चा की एक नए मुखिया वाली सरकार का सपोर्ट करने के लिए राजी होना पड़ा। एक बार फिर से लुटियंस दिल्ली में राजनीतिक रस्साकशी तेज हो गई। 17 सांसदों वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव को, जो देवेगौड़ा की सरकार में रक्षा मंत्री थे, लगा कि यह सुनहरा मौका है प्रधानमंत्री बनने का। वो भागे भागे लेफ्ट पार्टियों के पितामह, उनके कोर कमांडर कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत के पास पहुंचे। हरकिशन सुरजीत मुलायम सिंह के प्रति बहुत ही मुलायम रुख रखते थे। उन्हें लगता था कि समाजवादी धारा का ये एक ऐसा नेता है जो अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए और उग्र हिंदूवाद से टकराने के लिए कोई भी राजनीतिक कीमत चुकाने को तैयार है, जिसकी एक बानगी मुलायम सिंह यादव ने अपने पहले मुख्यमंत्रित्व काल में दी थी, जब उन्होंने अयोध्या में उग्र हो रहे कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, जिसमें कई कार सेवक मारे गए थे।
हरकिशन सिंह सुरजीत लगभग ये मन बना चुके थे लालू प्रसाद यादव के विरोध के बावजूद कि संयुक्त मोर्चे का अगला नेता मुलायम सिंह यादव होगा। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। उनके एक पुराने मित्र, पुराने साथी उनसे मिलने आए थे। दिल्ली में अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले पत्रकार कुलदीप नैयर थे। कुलदीप नैयर ने बिना किसी भूमिका के हरकिशन सिंह सुरजीत से कहा, आप एक ऐसे शख्स को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं जो अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए बदनाम है। हरकिशन सिंह सुरजीत अवाक रह गए और फिर उन्हें कुलदीप नैयर ने मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक तौर तरीकों के बारे में विस्तार से बताया। कॉमरेड पीछे हट गए। मुलायम सिंह यादव को एक बार फिर काबीना मंत्री के पद से संतोष करना पड़ा। 1998 में पूरे देश के सर पर चढ़कर बोला, आपकी बारी अटल बिहारी का नारा। अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने। 13 महीने सरकार चली। सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता के साथ चाय पी। चाय के दौरान सोफे के दूसरी तरफ सोनिया गांधी बैठी थी। जयललिता ने सपोर्ट वापस लिया। बसपा की मायावती ने आखिरी वक्त पे दांव चला और अटल बिहारी की सरकार एक वोट से गिर गई। यहाँ पर सोनिया गांधी को अपनी जिंदगी के पहले कड़वे राजनीतिक अनुभव से दो चार होना पड़ा। सोनिया इस मुगालते में थी कि अब जब उन्होंने अटल बिहारी की सरकार गिरा दी है तो उनके प्रधानमंत्री बनने का वक्त आ गया है। वो राष्ट्रपति KR नारायणन के पास पहुंची और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। मगर मुलायम सिंह यादव, जो अटल की सरकार गिराने के दौरान तो बाकी विपक्ष के साथ थे, पहलवान ने दांव कर दिया। सोनिया गांधी के PM बनने में उनका साथी होने से इनकार कर दिया। सोनिया मनमसोस के रह गईं। लोकसभा भंग हो गई। दोबारा चुनाव हुए। उस दौरान जब लोकसभा भंग चल रही थी और अटल बिहारी वाजपेयी कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, करगिल में घुसपैठ हुई, ऑपरेशन विजय हुआ और युद्ध में जीता नेता किसी से नहीं हारता। ऑपरेशन विजय के दम पर अटल बिहारी वाजपेयी यूपी में कल्याण सिंह के भितरघात के बावजूद सत्ता में लौटे और मुलायम सिंह यादव लगभग राजनीतिक अवसान में चले गए। उन्होंने एक बार फिर 2003 में वापसी की। इस बार अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके राजनीतिक एहसान को चुकाया और अपने ही समर्थन से चल रही मायावती की सरकार को गिर जाने दिया और फिर मुलायम सिंह यादव को जोड़ तोड़ के भरपूर मौके दिए। 2007 तक ये सरकार चली। 2012 में बेटा काबिज हुआ। नई सपा, नई साइकिल, उम्मीद की साइकिल का नारा देकर। ये मुलायम सिंह यादव की सियासत है जिसमें किसानों का ख्याल रखा जाता है, निजी वफादारी को अहमियत दी जाती है, धनबल के साथ जनबल के प्रयोग से नहीं बचा जाता है। लेकिन अब ये बदले हुए मुलायम सिंह यादव की कहानी है, जिसके लिए अखिलेश यादव कहते हैं, मेरा बाप तो चारपाई पे सोया करता था, इस अमर सिंह ने उसे 5 स्टार होटल की आदत लगा दी। सियासी आते हैं, जाते जाते जाती हैं, आते आते आती हैं। हम फिर आएंगे एक नए किस्से के साथ thelalantop.com पर।